Good morning everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज 28 अक्टूबर एंड डे है थर्सडे। तो सबसे पहली बात यह, मैंने एक पोस्ट डाला था पहले हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ अभी पहले थोड़े दिन डाला था पोस्ट और मैंने उसको कुछ बोला नहीं था, तो उसका मैं आपको मंडे को बता दूंगा। एक काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन आप लोगों ने मुझे दिया है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये दोनों बोल रहे हैं, तो उसको मैं बाद में सॉर्ट आउट करता हूँ। पहले इनसे स्टार्ट करेंगे। इंडिया सीक्स इन्फो ऑन टेक, मैं को नोट कर रहा हूँ। इंडिया सीक्स इन्फो ऑन टेक प्रोसेसेस यूज बाय फेसबुक। बहुत ही बेसिक सी बात है। एक क्या हुआ था, मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताता हूँ। पहले एक पर्सन है जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई दिखेगा विसल ब्लोअर फ्रांसिस हॉगन, ये आपको जो नाम है ये दिख रहा होगा। इन्होंने एक डमी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। एक इन्होंने फेक फेसबुक का अकाउंट बनाया, उसके अंदर उन्होंने जो रैंडम अनबाइज्ड पोस्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप फेसबुक में किसी को भी फ्रेंड ऐड कर लेते हैं तो उनकी पोस्ट आती हैं और रिलेटेड पोस्ट आती हैं। बट अगर आप जैसे न्यू अकाउंट है, उसे कोई फ्रेंड नहीं, कोई उसने कॉन्टैक्ट्स को भी लिंक नहीं किया अपने, तो वहाँ पे अनबाइज्ड पोस्ट आएंगी सारी की सारी, जो फेसबुक खुद से प्रमोट कर रहा है। तो फेसबुक जो खुद से प्रमोट कर रहा है उसके अंदर उनको दिखा कि सेवरल मिनट्स के अंदर ही, विद इन द सेवरल मिनट्स के अंदर अंदर ही यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फेक न्यूज़ और हेट स्पीच आने लग गई। तो ये बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया। इसके बेसिस पे ये जो है इन्होंने इस विसल को ब्लो किया। इसी को विसल ब्लो करने का मतलब होता है कि किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस, किसी बड़ी कंपनी के बारे में कुछ सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन बताना, जैसे गवर्नमेंट को बताना या फिर किसी और पार्टी को बता देना, किसी और कंपनी को बता देना। ऐसे विसल ब्लो करने का मतलब ये होता है नाउ, या फिर रिवील कर देना, बेसिकली आप वो भी कह सकते हैं रिवील कर देना। तो ये जो रिवीलेशन थी एक तरह से, इसको जो है इन्होंने गवर्नमेंट को बताया, ये जो फ्रांसिस हॉगन थे, इंडिया गवर्नमेंट को। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्क्रूटिनी के अंदर ले लिया है फेसबुक को। जो MEITY है, MEITY मतलब यहाँ पर को दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये एक मिनिस्ट्री है MEITY। तो ये एक मिनिस्ट्री है। इन्होंने बोला, इन्होंने फेसबुक को एक लेटर दिया, फेसबुक के इंडिया के MD को, जिनका नाम है अजीत मोहन। इनको एक लेटर लिखा है, बेसिकली एक मतलब पूछताछ के लिए बुलाया एक तरह से, कि आप कैसे मॉडरेट करते हो कंटेंट जो डलता है फेसबुक के ऊपर। एज एन इंटरमीडियरी आप ये इस फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हो कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ठीक कंटेंट जाए, फेक न्यूज़ हेट स्पीच ना जाए। तो ये जो नॉर्म्स है वो इन्होंने इससे पूछे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू मॉडरेट कंटेंट, क्या आप पॉलिसीज़ को फॉलो करते हो। तो ये पूछे पहली बात। तो दूसरी बात कि वो उसी सेम चीज़ के अंदर आप क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। तो ये दो चीज़ें पूछिए कि क्या टेक्नोलॉजी और क्या प्रोसेसेस आप यूज़ करते हो अपने कंटेंट को मॉडरेट करने की, पूरी बात कही है। और दूसरी बात इन्होंने बोला है कि यहाँ पर इनको फेसबुक ऑल्सो क्वेश्चन ऑन द ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड अंडर द रूल 3 ऑफ न्यू IT रूल्स। तो नए IT रूल्स मैंने को बताया था आए थे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो एक लेवल से ऊपर है उसको उसे फुलफिल करना था, जो सारे IT रूल्स हैं। तो उसके अंदर से रूल 3 मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या है। मैंने एक बार जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड किया हुआ है। ये जो IT रूल्स हैं ऑफिशियल, वही उनका जो है डॉक्यूमेंट है। तो पार्ट 2 के अंदर रूल 3 दिया हुआ है, ड्यू डिलीजेंस बाय एन इंटरमीडियरी। ड्यू डिलीजेंस का मतलब यही होता है कि आप एन इंटरमीडियरी इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी शैल ऑब्जर्व द फॉलोइंग ड्यू डिलीजेंस वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज। मतलब कि वो उसके कंटेंट के ऊपर जो भी आएगा उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की रहेगी। तो इस काम के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, तो वो सब वो खुद देखना चाहिए उसे। तो ड्यू डिलिजेंस, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं एक और ड्यू डिलिजेंस का मीनिंग के लिए एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई काम करना है, मान लेते हैं आपको कोई एक कोर्स करना है, तो आप 2-3 कोर्सेज को कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, कोर्सेज का इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या होगा मुझे इससे, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली ड्यू डिलीजेंस के अंदर ही आएगा कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि अपने ड्यू डिलीजेंस करने के लिए कैसे आप प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। तो मैं नोट कर देता हूँ ना। एंड्रॉयड पुश पावर्स स्नैपचैट्स इंडिया ड्राइव, बहुत ही बेसिक सी बात है। ये एवन स्पीगल है, ये आपको दिख रहा होगा नाम ऊपर। ये को फाउंडर CEO हैं स्नैपचैट के, और इनका जो बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने इंटरव्यू लिया है, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारे ट्रेंड से रिलेटेड बात की है। हर इंटरव्यू के अंदर जो अगर कोई मतलब पहले तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट एक अच्छा इंटरव्यू ऐसे जो बिग इंडस्ट्रियल होते हैं, कंपनी वाले ओनर्स होते हैं, अच्छा इंटरव्यू चलता है ट्रेंड्स के ऊपर कि क्या क्या इकोनॉमी के ऊपर ट्रेंड आपको दिख सकता है, और दिखा है कि किस ट्रेंड ने आपकी कंपनी को सपोर्ट किया है, जो आप यहाँ पर इंटरव्यू के टेबल पर बैठे हो और बाकी लोग नहीं बैठे हैं।
तो ये इस तरह से अब यहाँ पे इन्होंने जो है मेन ट्रेंड जो जिसको बताया कि स्नैपचैट जिसकी वजह से पॉपुलर हुआ है, तो स्नैपचैट का इन्होंने एक तो डेटा बहुत अच्छा बताया कि सबसे टॉप जो यूज़र्स हैं, इसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स, वो तो इनके यूएसए में ही है, बट सेकंड नंबर पे इंडिया के अंदर है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है नंबर के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इंडिया की मार्केट इनके लिए कितनी पोटेंशियली अच्छी मार्केट है, मतलब इनको उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम करना रहता है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि सीज इंडिया एज अ प्राइमरी मार्केट, कि फ्यूचर के अंदर इंडिया को प्राइमरी मार्केट की तरह देखते हैं, और रीबिल्डिंग द एंड्रॉइड वर्जन ऑफ द ऐप फॉर इंडिया मेड अ बिग डिफरेंस इन स्केलिंग इट्स बिजनेस। तो यहाँ पे जो इन्होंने ट्रेंड वाली बात बोली वो ये बोली कि एंड्रॉयड का जब इन्होंने ऐप बना लिया मतलब इंडिया के अंदर, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कर दिया उसने स्केलिंग के अंदर, मतलब जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्नैपचैट की उसमें काफ़ी एक बिग डिफरेंस लिया। पहले ये iOS के अंदर थे सिर्फ, तो अब इन्होंने एंड्रॉयड ऐप बना के ये चीज़ अचीव की है। इंडिया इज नाउ स्नैप्स जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द टर्म्स ऑफ यूजर बेस, और वी स्टार्टेड टू सी अ लॉट मोर ट्रैक्शन इन इंडिया बिकॉज सो मेनी फोक्स यूज एंड्रॉयड स्मार्टफोन। ये वो बेसिकली जो मैं ट्रेंड वाली बात बोल रहा हूँ यहाँ पर ये है कि ये बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड स्मार्टफोन सेंट्रिक जो पूरा इंडिया का स्मार्टफोन पॉपुलेशन है, यानी कि कितने स्मार्टफोन इंडिया के अंदर है, अगर 100 है तो उसके अंदर से एंड्रॉयड कितनों के पास है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, मैंने देखी भी नहीं है, 85% के आसपास मुझे इतना लगता होगी। तो यहाँ पर जो है उस ट्रेंड को इन्होंने अपने सक्सेस के अंदर यूज़ किया। ना ये हमारा हो गया। अगर आप इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ना। रिलायंस एंटरटेनमेंट CEO लुक्स टू बाय अनिल अंबानी फिल्म कंपनी वाया US स्पैक। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। इसके अंदर हुआ क्या है, रिलायंस एंटरटेनमेंट एक रिलायंस ग्रुप के अंदर ही आपको समझ में आ रहा होगा एक कंपनी है। तो इसके CEO कौन है, इसके CEO पहले समझ लेते हैं। ये इनका नाम है शिभाशीष सरकार, ये इसके जो है CEO हैं। अब क्या होता है, एक जैसे अगर आपको कोई कंपनी को अक्वायर करना है तो बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस सेबी करता है, मतलब कि सेबी आपको पता होगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। तो ये जो है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेगा, काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज बेसिकली करता है। तो इसके लिए एक रास्ता क्या निकाला जाता है, स्पैक बना के। स्पैक मतलब कि जैसे हमारी कंपनी है, मैंने यहाँ शायद आपको दिखाया भी है, यहाँ पे एक हमारी कंपनी है, तो ये स्पैक का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि ये आपकी कंपनी है, आपने एक तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्टली कंपनी को अक्वायर करें, तो आपने उस कंपनी से डायरेक्ट डीलिंग की, बट इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। बट इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, आपने एक पेपर पे कंपनी बना दी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेपर पे कंपनी है ये वाली। इसके अंदर इसका मीनिंग बेसिकली होता है स्पैक, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ये स्पेशल पर्पस इसका ये है, एक्विजिशन करना है इसको सिर्फ। तो यहाँ पे ये इस तरह से इन्होंने स्पैक बना दी कंपनी, सिर्फ पेपर पे है कंपनी, कोई इसका काम नहीं है। तो अब यहाँ पे अब इस कंपनी के नाम पे जो है इन्होंने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर जो है बहुत ही कम ड्यू डिलिजेंस और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हो गई, क्योंकि इस कंपनी का तो कोई काम ही नहीं है स्पैक वाली कंपनी का। तो क्या किस चीज़ को एनालाइज करेंगे, किस चीज़ को वो करेंगे, लीगल वर्क करेंगे। तो ये इस तरह से होता है। स्पैक का मेन काम तो यही होता है कि आपने जो है इस कंपनी को बनाया और वहाँ पे कुछ हो सकता है आपने फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए, और उन फंड से इन्होंने जो है इस कंपनी को खरीद लिया, जो भी कंपनी है उसको खरीद लिया। बट स्पैक का एक और फंक्शन होता है, स्पैक आईपीओ। स्पैक आईपीओ के अंदर क्या होता है कि अगर आपको किसी कंपनी को अक्वायर करना है तो यहाँ पे आप स्पैक आईपीओ के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक स्पैक बना दिया, क्या आपने सॉरी आपने एक स्पैक बना दिया, मेरे ख्याल से आपको पीछे नॉइज़ भी आ रही होगी। आपने एक स्पैक बना दिया, बट उसका आप पहले आईपीओ लेके आ गए, ऑन पेपर है, कोई उसका वो नहीं है, मतलब फंक्शन उसका कोई काम नहीं करती है कंपनी। बस जो भी उसके जो DRHP होता है उसके अंदर भी यही लिखा होता है कि जो भी वो पैसा रेज करेगी वो एक्विजिशन के अंदर यूज़ करेगी। तो इसके अंदर एक टीम बैठी होती है, उसके अंदर से कुछ लोग होते हैं जो इस कंपनी से होंगे, और कुछ होंगे जो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे जो इस कंपनी से नहीं होंगे। तो उन सब का एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है एक तरह से, वो हर कंपनी को एनालाइज करते हैं, और एक्विजिशन अगर करना उन्हें प्रॉफिटेबल लगता है तो वो एक्वायर कर लेते हैं, नहीं तो जितना भी पैसा आईपीओ के अंदर रेज हुआ है उतना ही वापस कर देते हैं वो लोग। तो रिफंड का ऑप्शन भी स्पैक आईपीओ के अंदर रहता है। तो स्पैक आईपीओ इंडिया के अंदर तो ज़्यादा नहीं चलते, यूएस के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रेंड इनका आजकल बना हुआ है, स्पैक आईपीओ आते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये मैंने आपको स्पैक का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे जो रिलायंस एंटरटेनमेंट के CEO हैं वो अनिल अंबानी का एक फिल्म का स्टूडियो है, एक कंपनी है, स्टूडियो है, तो उसको अक्वायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूएस का एक स्पैक उन्होंने बनवाया है इसी के लिए। बस ये यहाँ पर इतना। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने स्पैक का कॉन्सेप्ट इतना टाइम लगा क्यों समझाया था। अब इसके अंदर क्या है कि आपका जो रिलायंस एंटरटेनमेंट के CEO हैं यानी कि शिभाशीष सरकार, उन्होंने जो यूएस के अंदर स्पैक बनाया है उसका नाम है आपका आई मैक। यहाँ पे आई मैक अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता ही क्या मिलने वाला है, आई मैक ही मिलेगा।
तो इसका जो है फुल फॉर्म आप लिख लीजिए एक बार, इंटरनेशनल मीडिया एक्विजिशन कॉरपोरेशन, या कंपनी, दोनों बात बोल सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया एक्विजिशन कॉरपोरेशन। तो अगर आपको बोलना हो तो एक टर्म और भी चलती है स्पैक के लिए, ब्लैंक चेक कंपनी, कि ब्लैंक चेक साइन हो जाएगा, जितने का भी एक्वायर करना है ये वाली कंपनी ब्लैंक चेक साइन कर देगी। खैर वो तो वो हो गया मीनिंग। नो, यहाँ पर जो अनिल अंबानी का फिल्म का स्टूडियो एक्वायर कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोडक्शंस की हैं। तो आपको दिख रहा होगा उड़ता पंजाब, क्वीन, नाम शबाना, टेलीविजन शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, लुक्स टू हिट अ बिग जैक। मतलब वो ये कि आपके ये अच्छी एक जो है स्टूडियो हाउस है जो ये लोग एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो हमने जो पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ना हम चलते हैं ईटी मार्केट सेक्शन के ऊपर। अच्छा, बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नायका FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। तो नायका का IPO आज ओपन हो जाएगा, नवंबर 1 को क्लोज हो जाएगा, 28 से नवंबर 1। तो ये बेसिकली 4 दिन का, काफ़ी दिनों बाद ही आया IPO, 28, 29, 30, 31 और 1, सॉरी 5 दिन का IPO काफ़ी डेज बाद ही आया। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई है नायका IPO का पूरा एनालिसिस करते हुए, आपको उसका लिंक नीचे भी मिल जाएगा और वो इसी चैनल के ऊपर ही है, तो आपको वैसे भी देख सकते हैं। और अब उसे मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर से देखें, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का इससे पहले नहीं किया, तो आप जो इसे ज़रूर देख सकते हैं। और नायका का IPO का बेसिकली ये क्या डॉक्यूमेंट होता है, ये DRHP एक डॉक्यूमेंट होता है नायका का, मतलब हर जो कंपनी अपना IPO लेके आती है उसका फर्स्ट पेज यही पेज होता है जो न्यूज़पेपर के अंदर जनरली आ रहा होता है। तो ये हमने थोड़ा सा इससे लिया, अब आगे चलते हैं इसके ऊपर। नाउ बोरोइंग फॉर IPOs टू कॉस्ट ट्वाइस एज मच, बहुत ही बेसिक बात है। IPO आपको पता है बहुत सारे आ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी टेबल दे रखी है, नायका से लेकर फिनो पेमेंट्स, SJS, PB फिनटेक दैट इज़ पॉलिसी बाजार, सिगाची इंडस्ट्रीज एंड 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम का भी IPO आ रहा है। मैंने आपको शायद कल ग्रुप पे भी इन्फॉर्म किया था न्यूज़ डालने के बाद, मतलब एनालिसिस डालने के बाद। तो बोरोइंग फॉर IPO मतलब कि इसमें क्या है कि अगर आपको IPO के अंदर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो एक लिमिट के बाद अगर आपको हर IPO के अंदर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो इसके लिए लोन ले लें बैंक से। तो बैंक लोन लेते टाइम जनरली पूछता ही है ये बात कि आप किस लिए लोन ले रहे हैं। तो बैंक जो है, अगर आप बोलते हैं कि IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको जो है जितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे डबल के आसपास जो है आपको कॉस्ट करेगा वो। तो इंटरेस्ट रेट पहले ही आपने देखा होगा, यहाँ पे इन्होंने 2 बात बोली है, इंटरेस्ट रेट पहले ही 6 से 7% से 12-13% हो गए हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो रखी है। तो लिक्विडिटी कम हो रखी है, इसका मतलब ये कि लिक्विडिटी तो है बट डिमांड बहुत ज़्यादा हो रखी है अगेंस्ट दैट लिक्विडिटी। तो उसके अलावा भी यानी कि आपको 12-13% के बावजूद भी डबल के आसपास इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है अगर आप IPOs के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर आप IPO के अंदर मान लेते हैं 20% के आसपास इंटरेस्ट रेट लेके अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको मिल भी जाता है तो आप ये सोचेंगे कि कम से कम मेरे को 20% का प्रॉफिट तो हो, ताकि मैं ब्रेक इवन कर सकूं, और उसके बाद टैक्सेस भी लगेंगे, उसके ऊपर सब चीज़ें लगेंगी, तो आपको वो चीज़ें भी कवर करनी है। तो वो सब बातें यहाँ पर ये हमने डिस्कस लिया, थोड़ा सा वैसे बेसिक की बात थी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हैव जम्प फ्रॉम 6 to 7% टू 12 to 13% इन द 2 months। तो ये तो सही बात है। एंड ब्रोकर एक्सपेक्ट लिक्विडिटी टू टाइटन एंड फंडिंग राइट्स टू गो फर्दर। मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि इतने सारे IPOs आने वाले हैं, अगर पेटीएम का IPO आ रहा है इसका मतलब इकोनॉमी के ऊपर सीधी सी बात है बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये एक एक्सटेंड समझिए आप, एक ऐसी कंपनी है जिसका IPO आ रहा है 125 करोड़ के आसपास का, और एक ऐसी कंपनी है जिसका IPO आ रहा है 18,300 करोड़ का। तो बहुत ही बड़े स्केल का डिफरेंस है। और इनका IPO इसीलिए काफ़ी बाद में भी आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा है जब काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं। 3 IPOs तो बिल्कुल सेम ही पीरियड के अंदर आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इतने IPOs जब आ रहे हैं तो ब्रोकर एक्सपेक्ट करेंगी और ज़्यादा लिक्विडिटी के क्रंचेस आ सकते हैं, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो आ सकते हैं, क्यों बोल रहे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतना जो है अगर पैसा जाएगा इकोनॉमी के बाहर तो वो पैसे आएंगे, मतलब लिक्विडिटी क्रंच आएगा। तो ये ब्रोकर्स ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वजह से और ज़्यादा रेट्स के टाइटन अप हो सकता है। तो हमने देख लिया। यहाँ पर मैंने जो वर्ड लिखा है एक्सपेंशन, मतलब ये जो ऊपर एन लिखा है इसका मतलब है ION। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, ये एक इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल का फेज़ है। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली क्या होता है, 4 फेज होते हैं। एक्सपेंशन आपका जो सबसे पीक पे चले जाता है तो पीक बोलते हैं उसको, नीचे आ रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और अगर नीचे ही रहता है तो उसे डिप्रेशन बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में कभी बात कर लेंगे। बट अगर ऐसा होता है कि मतलब लोग इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और लोन लेने के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो एक्सपेंशन का फेज़ होता है इकोनॉमी का। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया, क्योंकि अगर किसी को मतलब इससे कुछ काम होता है तो वो हो जाए उसका फिर।
ना मारुति's प्रीमियम वैल्यूएशन हिंजेस ऑन मार्जिन रिकवरी। बहुत ही बेसिक बात है, इसके अंदर हुआ क्या है, मार्जिन मारुति जिसका इन्होंने काफ़ी अच्छा डेटा दिया है, मारुति का अगर हम सेल्स का जो नंबर है वो चल रहा है तो उसमें निकाले तो 1 of every 2 कार्स रनिंग ऑन इंडियन रोड्स, यानी कि इंडियन रोड के ऊपर जो 2 कारें चल रही है फॉर एग्जांपल, उनमें से एक कार मारुति सुजुकी की है। तो इतना अगर किसी कंपनी का एक्सटेंट है, उसको भी मार्जिन की रिकवरी के मतलब हिंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसको भी प्रॉफिट का मार्जिन नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले पहले शुरुआत में 13% से लेकर, मतलब ये जो अगर हम इसको एक्सक्लूड करते हैं जो नेगेटिव हो गया था, इसके अलावा 4.2% पे गिरते गिरते आ गया है। तो ये एक सीधी सी बात है, कंसर्न की बात है कंपनी के लिए भी। तो अगर ऐसा कुछ है तो मार्जिन रिकवरी क्यों नहीं कर पा रही। तो अगर मतलब इसमें दो बातें हैं, पहले तो ये क्यों नहीं कर पा रही, और दूसरी बात जब इतनी बड़ी कंपनी नहीं कर पा रही जितना इनका एक्सटेंट है, तो छोटी कंपनीज कैसे करें। तो पहला दूसरी बात तो मतलब वो तो एक मोरल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है एक तरह से, पर पहली बात जो है वो क्यों नहीं कर पा रही है लोग, इसका एक रीज़न है जो कि काफ़ी कॉमन है। पहला रीज़न उन्होंने यहाँ पे लिख दिए दोनों रीज़न। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन ये पहला रीज़न है कि जो कार के अंदर क्या लगता है, मेनली आपके मेटल्स लगते हैं और चिप्स लगती हैं और टायर्स वगैरह जो रबर का पूरा सामान होता है वो लगता है। तो उन सब में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे उन्होंने मेटल्स का तो शायद बताया भी है रेट कि कितना % चल रहा है। हाँ ये देख लेते हैं, द लोअर रेड ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे देखा हुआ है, इट इज़ नॉट ईजी टू सेकेंड गेस get trends in global metal prices but odds are now lengthening over substance of the global commodities rally। मतलब कि ग्लोबली जो commodities हैं इंक्लूडिंग मेटल उसकी रैली आ सकती है। रैली में बेसिक बात है कि प्राइस बढ़ेगा ना। यहाँ पे दूसरी बात, अदर एक्सपेंसेस रोज टू 15.6% ऑफ द टोटल इनकम। अदर एक्सपेंसेस मतलब वही कि जो बाकी चीज़ों के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर वगैरह उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, वो 15.6% पर राइज कर गया, अगेन ऑफ 100 बेसिस पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 1% का गेन आया टोटल, यानी कि 14.6% था टोटल इनकम का पहले, और अब 15.6% का यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस हो गया। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। ऑर्डर बुक ऑफ ओवर 2 लाख यूनिट्स हिंट्स ऑल एट हेल्दी डिमांड, कि मतलब डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। जो रीजंस हैं मार्जिन रिकवरी नहीं हो पा रही है उसके अंदर कोई ये रीज़न नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड है इकोनॉमी के अंदर। इनके पास पहले से ही 2 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग हो रखी है आज के टाइम पर। तो ये हमने देख लिया पूरा। इन्होंने जो Q2 की रिपोर्टिंग की है तो उसके अंदर से हमने ये कुछ चीज़ें निकाली है, और इन्होंने काफ़ी एक अच्छी चीज़ भी दी है कि एक ऐसी मतलब ऑटो सेक्टर के अंदर एक ऐसी कंपनी जो 7/10 रुपीज़ खर्च करे, यानी कि अगर उसने जितने की सेल्स हो रही है उसके अंदर, तो उसके अंदर अगर 7 रुपीज़ के आसपास 70% के आसपास अगर वो एक्सपेंडिचर करती है, कॉस्ट में लगाती है, तो वो एक ठीक अमाउंट है, यानी कि 30% रेवेन्यू मार्जिन उसके पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली आइडियल बात बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम आगे चले तो हम एक बार नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पेटीएम IPO, पेटीएम पेरेंट 18,300 करोड़ IPO लाइकली टू ओपन ऑन November 8 एट 2080 2150। ये क्या है, बेसिकली ये एक शेयर का प्राइस है। इन्होंने लॉट का साइज़ अभी नहीं बताया, बट अगर मैं मतलब आपको प्रिडिक्शन जैसा कुछ बताऊं तो 15,000 को हम डिवाइड कर सकते हैं एकदम से 2150 से, जो हाईएस्ट प्राइस है, तो 6.9 के आसपास आता है। तो अब मान के चल सकते हैं कि 6 के आसपास, 5 6 7 इनके आसपास आपका नंबर ऑफ शेयर्स इन वन लॉट हो सकते हैं। तो आपका IPO का टोटल साइज़ पहले मैंने आपको बताया था 14,000 करोड़ था, बट बढ़ते बढ़ते 18,300 करोड़ के आसपास आ गया। बट मेन बात ये है कि जो बढ़ा है अमाउंट उसके अंदर मेन जो है OFS है। OFS मतलब क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार डिटेल में बता ही देता हूँ आज। क्या होता है कि जैसे कंपनी ने पहले जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो आप खुद एक पूरे ओनर हो सकते हैं, बट अगर आप जैसे जैसे आपको एक्सपैंड करना है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप कुछ लोगों से लोन लेंगे और कुछ लोगों से इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे, VC के पास जाएंगे, या अगर कोई स्टार्टअप है तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ अपना स्टेक के उस पर दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते कि आपका स्टेक अभी बचा 25% के आसपास बचा हुआ है, ये आपका स्टेक है पूरा 25%। और इसके अलावा जो है अलग अलग इन्वेस्टर्स का है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये हमने कर ली 5 इन्वेस्टर्स। तो ये सारे इन्वेस्टर्स हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको IPO लेके आना है तो IPO के अंदर ये 100% स्टेक के अंदर से कोई ना कोई अपने पैसे देगा। तो इसके अंदर से क्या होगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने 100 करोड़ का एक्स्ट्रा IPO इशू करा, तो इसके अंदर से मान लेते हैं ये वाला जो इन्वेस्टर है, मैंने आपको पहले भी सेम एग्जांपल शायद बताया हुआ है, ये वाला जो इन्वेस्टर है वो बोल रहा है कि मेरे भी शेयर्स इसके अंदर सेल करवा दो, यानी कि मान लेते हैं इसके पास कितना होगा, इसके पास मान लेते हैं 10% है, 10% होता है ओनरशिप आपकी, और 10% ओनरशिप की आपकी वैल्यू निकल रही है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ निकल रही है पूरी। तो इस तरह से 100 करोड़ का तो आप फ्रेश इशू करते हैं। अब इसको टर्म को नोट कर लीजिए
इसको बोलते हैं फ्रेश इशू, जो नए आईपीओ के अंदर आप शेयर्स निकाल रहे हैं 100 करोड़ के। और इसको बोलते हैं ओएफएस। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, यानी कि ये बंदा ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए कि आप इसको जो मेरे स्टेक को सेल कर लो। तो ये इस तरह से अब होता क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर पूरा स्टेक किसी भी कंपनी के अंदर जनरली सेल नहीं कर रहा होता। अगर इसके पास 10% है तो 5% 6% सेल कर रहा होगा। और प्रमोटर्स भी अपना आधे के आसपास स्टेक डाइल्यूट कर रहे होते हैं। अगर आप नायका का देखेंगे, नायका के पास अभी जो उनके प्रमोटर्स हैं दोनों, उनके नाम पे एक ट्रस्ट है, उसके नाम पे होल्डिंग है, बट घुमा फिरा के उन्हीं के नाम पे होल्डिंग है, तो वो 50% के आसपास आती है। और अभी जब उनका आईपीओ हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 25% के आसपास वो रह जाएगी। तो ये इस तरह से ना, यहाँ पर हमने ये पूरा देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं। तो बस इसके अंदर कुछ नहीं है। और अगर आपको बाकी पढ़ना है तो नवंबर 8 के आसपास ये आईपीओ ओपन होने वाला है, बट ये टेंटेटिव डेट है, इन्होंने अभी ऑफिशियल कोई आपकी वो नहीं निकाली है। बट इसके अलावा जो है, अगर हम देखें तो ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और पहले तो ये ओनली आईपीओ होने वाला था, मतलब जो सबसे फर्स्ट आईपीओ होने वाला था पेमेंट इंडस्ट्री के अंदर। बट अब एक आप यहाँ पे आपको जो लिस्ट दे रखी है, इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा एक फिनो पेमेंट्स बैंक। तो इनका भी बेसिकली एक पेमेंट सेक्टर के अंदर ही पहला अपना आईपीओ लेके आ जाएंगे अभी 29 अक्टूबर को, ये फाइनल है। और ये अभी पेटीएम का टेंटेटिव है। तो हमने ये पूरा देख लिया ना। अगर हम चले तो मैं आपको एक बार जो नीचे वाली न्यूज़ का मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। इंडस इंड बैंक, इंडस लैंड नहीं बोलना, इंडस इंड बैंक ने Q2 की रिपोर्टिंग दी है। इनका नेट मतलब नेट प्रॉफिट सर्च करके बढ़ गया है 73% ऑन द स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्होंने अच्छे लोन्स दिए, उसके बेसिस पे इनका जो Q2 का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया। इससे होता क्या है, बेसिकली लोन देने से दो प्रॉफिट होते हैं। पहले तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम, सीधी सी बात है, आप लोन ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप उतने ही इंटरेस्ट पे चार्ज करेंगे तो ज़्यादा और भी ज़्यादा लोन लेने आ जाएंगे, तो आप अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, यानी कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है वर्सेस आपको सॉरी जो कि सेविंग्स अकाउंट है और करंट अकाउंट है और एफडी है, बाकी सारी स्कीम्स हैं, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाती है बैंक के सबसे मेन काम होते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम को माना। इसको हम NII भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ NII, नेट इंटरेस्ट इनकम, और NIM भी बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये दोनों बातें होती हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने आपको बताया अब हो गई 12% से बढ़ गई है, बहुत ही अच्छी फिगर है, एंड 3658 करोड़ पर पहुँच गई है ना। अदर इनकम सर्जेस बाय 18% एंड टू 1838 करोड़, लेड बाय 42% राइज इन द फी इनकम। फी इनकम मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे जैसे मैंने आपको अपने कॉलेज का एग्जांपल दिया था। बट अगर हम उसको छोड़ें, जैसे आपको किसी कहीं पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो कहीं पे आपको पैसे सेल करने हैं, आपको जैसे वो मनी ऑर्डर कहते हैं शायद, उसको मनी ऑर्डर भिजवाना है, तो वो सब जो चीज़ें हैं उसके लिए बैंक कुछ ना कुछ एक बहुत ही नॉमिनल सी 0.0 समथिंग परसेंट या ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम पे चार्ज करता है, कुछ भी कॉस्ट नाम के पे चार्ज करता है। तो वो सब जो इनकम है वो बैंक के लिए एक बड़े स्केल पे देखिए आप, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो उसके अंदर 42% इंक्रीज़ आया है ऐसी फ़ी इनकम के अंदर, क्योंकि मतलब इसका एक रीज़न जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है, क्योंकि आपके स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे पे करते हैं, अब तो ऑनलाइन है, तो सारा का सारा बैंक से जाता है, मोस्टली नहीं जाता, सारा बैंक से जाता है। तो सारा बैंक से जाता है तो फिर इन बैंक से भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो इन बैंक से जितना भी जाएगा उसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा चार्ज करेंगे वो इतना बड़ा बन जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत ही बड़े स्केल पर हो रहे हैं। तो ये हो गया। इंडसइंड बैंक का शेयर प्राइस आपका ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गया है, और सिंस अक्टूबर मतलब एक साल के अंदर अंदर 6 डबल के आसपास पहुंच गया है, 600 से आपका 1140 के आसपास पहुंच गया। ना ये हो गया। प्रोविजंस फॉल्स 13% टू 1703 करोड़ फ्रॉम 1964 करोड़ अ ईयर अगो। तो मतलब जो NPA के प्रोविजन है वो आपके 13% से फॉल कर गए हैं, और NPA जो है खुद से भी डिक्लाइन कर गए हैं 7.77% से 2.88% से। तो ये देख लिया हमने। और ना इसके CEO हैं आपके सुमंत कथपालिया, मुझे नाम मैंने प्रोनाउंस कर रखी है, कथपालिया इनके जो है CEO है। एंड डिस्पाइट अ फॉल इन इंटरेस्ट मार्जिन टू 4.07% इन द क्वार्टर फ्रॉम 4.16% अ ईयर अगो, मेनली ड्यू टू सरप्लस इन भाई क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुई है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इनका कम हो गया है। बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेपो रेट के चलते RBI के पास अपने पैसे जमा करा रखे हैं। रेपो रेट क्या होता है कि जिस पे आपके RBI आपको लोन देता है उसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा इनसे ले रखा है, तो RBI लोन देगा तो वो थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट पे देता है, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे RBI इंश्योर करता है, तो उस वजह से आपका ये रहता है। तो हमने पूरा देख लिया। अगर आपको ये
मतलब उसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे चलते हैं आपके, मैं नोट कर लेता हूँ ना। फिनो बैंक हैज़ टर्न द कॉर्नर बट फेसेस स्टिफ कंपटीशन। बहुत ही बेसिक बात है, पूरे इसमें बोल रखा है कि फिनो बैंक की कैसी परफॉर्मेंस रही है। दूसरी बात बोलिए कि फिनो बैंक का आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने, मतलब मुझे तो लगता है कि इसी टाइटल के लिए किया है कि द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू गो पब्लिक, ये इस टाइटल के लिए क्या है। और ये दिवाली का बेनिफिट भी उठाएंगे, 29 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इनका आईपीओ चलने वाला है। तो द फर्स्ट पेमेंट्स बैंक टू गो पब्लिक ये बन जाएगी। सो यहाँ कुछ पीछे नजर आएगी, दिस मेक्स देम डिपेंडेंट लार्जली ऑन द थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टू जनरेट रेवेन्यू। मतलब कि इसमें क्या है कि इनका जो परफॉर्मेंस चल रही है ओवरऑल वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के इन्होंने ये बोली है, दिस मेक्स देम डिपेंड लार्जली ऑन द थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टू जनरेट रेवेन्यू। मतलब कि क्या है कि जैसे किसी कंपनी का आईपीओ करवाना हुआ या किसी कंपनी के लिए कुछ ऐसे मर्चेंट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कराना हुआ, कि मतलब मान लेते हैं इंडिया की कोई कंपनी है, वो बाहर किसी कंपनी से बात करना चाह रही है, तो उसमें बीच में सिक्योरिटी बैंक की तरह काम करना। तो ये सब बैंक के थर्ड पार्टी फंक्शंस होते हैं। ये थर्ड पार्टी उनको सिलेक्ट करती है नहीं करती है, और वो सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो ये कोई मतलब मेन काम नहीं होता पहली बात तो बैंक का, और थर्ड पार्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके ऊपर इस बैंक का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो बिजनेस इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको दिख भी रही होंगी चीज़ें, फाइनेंशियल 2020 के अंदर तो डिक्रीज के अंदर चली थी, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी सेंस यही है कि नेगेटिव में जा सकता है बैंक। तो अब यहाँ पे ये है कि बट फेसेस स्टिफ कंपटीशन। जब मतलब हेडलाइन के अंदर ये बात लिख दी तो नेगेटिव सेंस के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पूरा हमने देख लिया। नाउ एनालिस्ट पॉजिटिव ऑन एक्सिस डिस्पाइट वीक Q2। वीक Q2 का मतलब ये है कि आपका, हमने कल देखा था कि एक्सिस बैंक का जो है कल जो इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग दी थी, यानी कि क्वार्टरली के रिजल्ट्स सबमिट किए थे, तो उसके अंदर Q2 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। पर उसके बावजूद भी जो है, तो इसके बावजूद भी जो है एनालिस्ट जो ब्रोकरेज फॉर्म है आपके, मक्वायरी है, ICICI सिक्योरिटीज, CLSA, इन्वेस्टेक, मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट जोस, HSBC, ये जो भी हैं, तो इन्होंने जो है अपनी रेटिंग जो दी थी, अपना जो टारगेट प्राइस दिया था वो ऑलमोस्ट स्टेबल रखा है, उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस वो नहीं लाए हैं, डिस्पाइट की वीक Q2 इनका रहा। मतलब ये पूरी न्यूज़ के अंदर ये बोला हुआ है। तो मुझे जितना लगता है कि ये बस पेज भरने के लिए न्यूज़ लिखी है। कल भी लिखा था सेम न्यूज़ के अंदर, मैं अगर आपको चाहे तो दिखा भी देता हूँ। हमने लास्ट ही न्यूज़ कवर की थी 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक्सिस नेट बैंक सोर्स टू अ रिकॉर्ड एक्सपेक्ट बेटर ग्रोथ इन H2। मतलब कि जितना पहले था उससे तो बढ़ा ही है, वो तो सीधी बात है, बट जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम रहा है, बट फिर भी एक्सपेक्ट्स बेटर ग्रोथ इन H2। इसी रीज़न की वजह से आपका ब्रोकरेजेस ने अच्छे वो दिए हैं। तो यहाँ पे सेम ही बात हो गई, जो कल बोला था और आज बोला है। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि किस किस ने क्या क्या बोला है। आपके न्यूट्रल रहने के लिए बोला है। न्यूट्रल रहने का मतलब होता है कि आप देख लो, अगर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस है, अगर आपको खुद के एनालिसिस से बाय निकल रहा है तो आप उसको बाय करो, नहीं तो आप उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। बाय करने का मतलब बाय कर लो। ओवरवेट का मतलब ये है कि आपको अच्छी वेटेज देनी चाहिए अपने पूरे पोर्टफोलियो के अंदर। और आउट परफॉर्म का मतलब ये कि आउट परफॉर्म कर सकता है जो इन्होंने अपना टारगेट प्राइस दिया। इसका घुमा फिरा के मीनिंग होता है कि बाय कर लो, बाय तो बाय हो गया, तो ये बाय कर ले। ये इन्होंने जो है काफ़ी सारी सिक्योरिटी, मतलब ब्रोकरेज फॉर्म ने बोला कि ये इनके ओपिनियन है। और यहाँ पे एक इन्होंने वर्ड यूज़ किया है स्टांस। स्टांस का मतलब भी आपका ओपिनियन होता है कि इनका ओपिनियन क्या है, ये इन्होंने मेंटेन किया है, जो पहले था जैसे था वैसे ही है। तो हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको वापस रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सिस बैंक सॉरी नायका वाली वीडियो जो है ज़रूर देख लें। आपको नीचे जो है उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।